नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 डेफिनेटली देख ली होगी, क्योंकि अब हम लोग वीडियो 3 की चर्चा शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या हमारा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, क्या हम उसमें कर दें और म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, ऐसा क्या कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि क्या हम म्यूचुअल फंड जब करते हैं कोई चार्जेस उसमें लगता है। फिर हम डिस्कस करेंगे एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि काफ़ी कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेबी रेगुलेट कैसे करती है एएमसीज को, और हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं। क्या हम डे लाइफ में ट्रैक कर सकते हैं पोर्टफोलियो। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे माइंड में रहते हैं, उसको ब्रीफली कवर करेंगे। और फिर म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में, क्योंकि एक सीए हूँ तो थोड़ी जानकारी आपको टैक्स के बारे में भी दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स कि टैक्सेशन के बारे में समझते हैं उसके। और फिर हमें कितना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस जब लोगों को करता हूँ तो एक मेन क्वेश्चन जो आता है कि सर हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो उसके बारे में भी ब्रीफली एक आपको प्रिंसिपल शेयर करेंगे आपके साथ, और डिस्कस करेंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन, बट उसके पहले याद रहे वीडियो 1 और 2 देखना जरूरी है आपके लिए। चलिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में आगे डिफरेंस समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर है जिसके पास वो सारे फंड जाते हैं जो हम उन्हें देते हैं, और उसका एक्सपर्टाइज वहाँ पे हम यूज़ करते हैं और वो उन्हें मैनेज करते हैं फंड्स को। उन्हें उनकी एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के हिसाब से वो फंड्स स्टॉक्स चूज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं या उसको सेल करते हैं जब उनको लगे कि हाँ अब एप्रोप्रिएट टाइम है बाई या सेल करने का। बट स्टॉक मार्केट में तो हमें खुद ही करना है, तो या तो हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो डेफिनेटली हाँ हम म्यूचुअल फंड्स छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अगर हमें नॉलेज ना हो तब ये हमें बहुत नुकसान भी करवा सकता है। तो अगर बिना नॉलेज के अगर हम लोग नदी में कूद जाएंगे तो शायद दिक्कत आ जाए। तो अगर नॉलेज ना हो तो डेफिनेटली आपके लिए म्यूचुअल फंड्स ही बेटर ऑप्शन रहेगा। मॉनिटरिंग डन बाय फंड मैनेजर। जब भी हम लोग कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब कुछ है। तो ये एक फंड मैनेजर का डे टू डे काम है, उसका प्रोफेशन ही यही है, तो वो एक सक्षम आदमी है इस काम के लिए। बट ये मॉनिटरिंग क्या हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्टली शेयर्स बाय कर रहे हैं। अगर ये मॉनिटरिंग हम खुद कर सकते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रही है, डिप्रूव हो रही है, कब एग्जिट करना है कंपनी से, कब और इन्वेस्ट करना है, तो हाँ हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। एंट्री और एग्जिट ऑफ स्टॉक्स जो भी फंड मैनेजर खरीदा है वो उसको मैनेज करता है। और अगर हम स्टॉक मार्केट में खुद कर रहे हैं तो कब निकलना है और कब घुसना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में लोग यही कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल मेक्स लॉस इन स्टॉक मार्केट्स। हमारे रेगुलेटर्स जो हैं वो भी यही कहते हैं कि एफएनओ जो होता है फ्यूचर ऑप्शंस, उसमें लोग लॉस ही करते हैं, मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि उसमें एग्जिट कब करना है और एंट्री कब करना है। तो अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स ही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एफर्ट इन सेलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड्स एंड मॉनिटरिंग इन पीरियड्स। इनका मैनेजर्स का एफर्ट रहता है कि वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करे और उसको मॉनिटर करेगा हर टाइम। स्टॉक मार्केट में डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि क्या किस शेयर में क्या हो रहा है। बट म्यूचुअल फंड्स में हमें डेली मॉनिटर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डेली मॉनिटर वाला काम कर रहा है हमारा फंड मैनेजर। हमें तो बस 6 महीने में या 3 महीने में या साल भर में देखना है कि उस फंड में क्या चेंजेस हुए हैं और परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। काफ़ी कन्वीनियंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। बस हमने बताया जैसे आपको एक ओटीपी से या नेट बैंकिंग से या चेक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको ब्रोकर में अकाउंट खोलना है और फिर खुद का सब कुछ देखना है कि उसमें क्या चार्जेस लगा रहा है। हो सकता है आपके इंटरेस्ट लग रहे हो सकता है कुछ नॉर्मल चार्जेस लग रहे हो, वो सब आपको ट्रैक करना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं या डायरेक्टली कंपनी से भी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते हैं जो कि आपके मेल में यूजुअली आ जाते हैं, और उसे आप पढ़ के समझना पड़ता है कि उसमें क्या हुआ और क्या ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया, क्या नहीं किया। और ईयर एंड पे फिर आपको कैपिटल गेन अकाउंट भी अपने टैक्स लॉयर को या टैक्स सीए को देना पड़ता है आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये था डिफरेंस म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब आपको ज्ञान हो गया है तो आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन इसमें ले सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कोई चार्जेस लगते हैं क्या म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे देर आर नो चार्जेस ऑफ एनी सॉर्ट टेकन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द क्लाइंट। डिस्ट्रीब्यूटर को खुद का कमीशन मिलता है एएमसी से डायरेक्टली।
अब रिडेम्पशन के टाइम पर समझते हैं। यहाँ पर भी यूजुअली देयर आर नो चार्जेस ऑफ एनी शॉर्ट, यूजुअली नो चार्जेस। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो वो ले सकता है दोनों टाइम पे, इन्वेस्टमेंट के टाइम पर भी और रिडेम्पशन के टाइम पर भी, बट यूजुअली देयर आर नो चार्जेस। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हर एक फंड का एक क्लॉबैक पीरियड होता है। अब वो हो सकता है 1 मंथ से लेके 1 साल तक का, जिसको हमें कहते हैं एग्जिट लोड। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर फंड का एग्जिट लोड का जो पीरियड है उसके पहले अगर आप उठा लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लग सकता है, जो कि एएमसी चार्ज करेगी आपसे, जो कि रेंज करता है 0.1 to 1%, जो कि करंट वैल्यू जो है आपका उसके ऊपर लगेगा। ये क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि शॉर्ट टर्म जिसको करना है वो म्यूचुअल फंड्स में ना आए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। This is done so that the investments are not redeemed by the investors in short span of time and they stay invested for a longer period of time. अब हम कंपेयर करते हैं हमारा एफडी को डेट फंड से। एफडीज में लॉक इन पीरियड हो सकता है, बट डेट फंड्स हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग जब रिडीम करते हैं एफडी तो हमें पूरा एफडी शायद ब्रेक करना पड़ जाए, बट म्यूचुअल फंड्स का केस में हम चाहें तो पार्शियल रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। रिटर्न्स यूजुअली एफडी का 6.25 से 7% के ऊपर रेंज करता है। एफडी का मैंने यहाँ लिखा है एवरेज में 7 to 8%, बट आज के मार्केट के सिनेरियो में जहाँ पर अब आरबीआई रेट इंक्रीज नहीं कर रही है, उन्होंने लास्ट आरबीआई मीटिंग में रेट को फ्लैट रखा था, हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन की पोजीशन अच्छी हो तो रेट कट्स होना शुरू हो जाएगा। तो अगर रेट कट होना शुरू होता है तो एफडी का रिटर्न्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको डेट फंड्स का डिस्कशन जब कर रहा था मैंने बताया था कि एफडी डेट फंड्स के रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं जब रेट कट होती है, बट अगर रेट कट होगी तो एफडी की रिटर्न्स फ्यूचर में जो भी आप नया एफडी करेंगे उसकी भी रेट कट हो जाएगी। इसलिए डेट फंड्स एक बेटर ऑप्शन है व्हेन वी सी अ डिक्रीज इन रेट्स। टैक्सेशन, प्रॉफिट्स आपका हर साल एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा, चाहे वो एफडी आपने रिडीम करी हो या नहीं करी हो। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो आपका सीए आपको समझा पाएगा वो फॉलो करना है इन केस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीज। बट डेट म्यूचुअल फंड्स में टैक्स तभी देना है जब आपको पैसे आपके हाथ में आएंगे। टीडीएस, जैसे ही आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर जाता है तो 10% टीडीएस बैंक वाले काटते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर कुछ और भी टैक्स बेनिफिट्स थे जो कि लास्ट ईयर तक थे, अब वो नहीं एप्लीकेबल है, इसलिए मैं इस स्लाइड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो बजट में अमेंडमेंट आया था उसके बाद ये अब बेनिफिट डेट फंड के पास नहीं रह गया है। अब इसे भी रेगुलेट कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है, एमफी है, आरबीआई है, कंपनीज एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, जो ये सबको मैनेज करते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस के साथ म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है, हेंस इट इज वेरी सेफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रैक आवर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। सर एफडी में तो लिखा रहता है आपने इतने रुपए की एफडी करी उसका वैल्यू ये रहेगा, आप इसे इस मोमेंट पे इस टाइम पे उठा सकते हो, बट व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, हाउ कैन वी ट्रैक आवर पोर्टफोलियो। चलिए डिस्कस करते हैं। द इन्वेस्टर कैन ट्रैक योर पोर्टफोलियो एज पर द फॉलोइंग वेज। सारे डिस्ट्रीब्यूटर की, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूटर की खुद की एक ऐप या वेबसाइट होती है जहाँ पर से आप उसका पोर्टफोलियो आप जो है ट्रैक कर सकते हो बाय योर ओन एज पर दी प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो आपको अपने वेबसाइट की आईडी पासवर्ड देगा और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो खुद ही ट्रैक कर सकते हो। उसमें आप अपना गेन्स देख सकते हो, कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल सकते हो, या फिर अपनी होल्डिंग क्या स्टेटमेंट आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। कि ये सब की रिक्वायरमेंट आपको रिटर्न फाइलिंग की तरफ चाहिएगी, जैसे कि आपकी कैपिटल गेन की रिपोर्ट चाहिएगी आपको, आपका होल्डिंग क्या है 31 मार्च को वो चाहिएगा आपको, ताकि आपका सीए जो है आपकी रिटर्न्स फाइलिंग कर सके। और अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप गूगल फॉर्म में डाल सकते हो, आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू। फिर कुछ क्वेश्चंस जो अपने माइंड में रहते हैं जो मैंने फेस करे हैं, लेट्स क्लैरिफाई ऑन दोज क्वेश्चंस क्विकली। कैन वी डू अ लमसम अलॉन्ग विद एसआईपी। सर मैंने एक फंड में एसआईपी चालू कर रखी है, क्या मैं उसमें लमसम कर सकता हूं बाद में? जी हाँ, कुछ भी कभी भी जैसा आप चाहो, टोटली फ्लेक्सिबल है एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स। कैन आई डू अ मल्टीपल एसआईपी एट अ टाइम? यस सर, बिल्कुल। आपको जितनी एसआईपी करनी है आप उतनी एसआईपी डेफिनेटली कर सकते हो, जब मन चाहो आप कर सकते हो। कैन आई डू एडॉक इन्वेस्टमेंट वेन एवर आई वॉन्ट? यस, जब मन चाहे तब उतना इन्वेस्ट करो, तब एक नई एसआईपी करो जब मन चाहे।
कैन आई डू लमसम अंडर मल्टीपल स्कीम्स? यस सर, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप 25,000 के 4 SIP ले 4 फंड ले लो, आप 50,000 की 2 फंड में इन्वेस्ट कर दो, जितना मन चाहे उतना बाइफर्केशन करके अलग अलग फंड में कर लो। कैन आई स्टॉप माई SIP वेन एवर आई वॉन्ट बट कीप माई इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट? सर मैंने SIP चलाई, मैंने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, बट अब मैं SIP स्टॉप करना चाह रहा हूँ, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है, बट मैं अपना पैसा जो इकट्ठा हो गया वो उठाना नहीं चाहता। जी हाँ, आप SIP स्टॉप कर सकते हो, और जो पैसा इकट्ठा हो गया वो रहने दीजिए, वो मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से अप या डाउन आपका होता रहेगा। और जब आप मन चाहो नई SIP शुरू कर सकते हो, या उसी फंड में SIP वापस भी शुरू कर सकते हो। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है। कैन आई स्टॉप माई SIP वेन एवर आई वॉन्ट बट कीप माई इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट एंड विल द वैल्यू ऑफ फंड ग्रो? यस, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है। कैन आई रिडीम माई फंड्स एनी टाइम? यस, यू कैन रिडीम योर फंड्स एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू। जो टैक्स सेविंग फंड है वो आप 3 साल तक नहीं उठा सकते, और कुछ फंड्स में एग्जिट लोड भी होते हैं जो कि रेंज करेगा 0.1 से 1% तक, और एग्जिट पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ से 1 ईयर तक का हो सकता है। तो अगर आपको एग्जिट लोड से बचना है तो आपको उस पीरियड में उसको नहीं उठाना है, उसके बाद आप कभी भी उठा सकते हो। उसके पहले आप उठा लोगे तो आपको बस वो चार्ज बियर करने पड़ेंगे जो कि AMC काट लेगी। आप टैक्सेशन के पॉइंट को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसा होता है। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है, और अगर आपका पीरियड शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? यूनिट्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। और तो ये हमने समझा इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। अब हम समझते हैं नॉन इक्विटी में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है। नॉन इक्विटी में शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 3 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 3 ईयर्स। वैसे ही अब क्योंकि हमने रेसिडेंट इंडियन समझ लिया है, हम नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्विटी फंड्स के केस में लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों केस में सेम है। नॉन इक्विटी के केस में लेस देन 3 ईयर्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 3 ईयर्स लॉन्ग टर्म, ये भी दोनों के लिए सेम है। अब हम समझते हैं कि टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल है। रेसिडेंट इंडियन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी फंड्स का तो 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी फंड्स का तो 10%। और याद रहे 1 लाख तक तो आपको हर साल की एग्जेम्पशन है, मतलब हर साल 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको मिलता है, 1 लाख तक का टैक्स की एग्जेम्पशन है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपने 1 लाख का कैपिटल गेन किया, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपने 1 लाख का कैपिटल गेन किया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपने 2 लाख का कैपिटल गेन किया, आपको पहले 1 लाख तक के कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन, कोई टैक्स नहीं है, और बैलेंस 1 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नॉन इक्विटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो आपके इनकम में अदर सोर्सेज का जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसा ट्रीटमेंट होगा, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स है विथ इंडेक्सेशन। तो आपने देखा जहां बिजनेस इनकम के ऊपर 30% भी टैक्स देना पड़ता है, यहां पर मैक्सिमम रेट है 20%, दैट टू विथ इंडेक्सेशन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि आपके अदर स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। आप समझते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में, सब कुछ सेम है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नॉन इक्विटी फंड सिर्फ यही डिस्कस करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो लिस्टेड फंड्स है तो 20% विथ इंडेक्सेशन जो कि ऊपर जैसा सेम है, और अगर अनलिस्टेड फंड्स है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये हमारा टोटल डिफरेंस हुआ टैक्सेबल के बारे में। अब डिस्कस करते हैं, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैंने बताया था कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है आफ्टर द अमेंडमेंट, क्योंकि अब डेट फंड्स में बेनिफिट नहीं रह गया है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये अपने वीडियो का आज का लास्ट पार्ट है। तो 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर आपकी एज 30 है तो 70% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस आप सेविंग्स FD में डालो। अगर आपका ईयर 40 एज के हैं आप तो 60% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 50 है तो 50% ही आप इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बैलेंस आपको FD और सेविंग्स में करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स म्यूचुअल फंड्स के कवर कर लिए हैं।
फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में पोस्ट करें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।